आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाले एलएलएम एग्जाम की तैयारी को अगले 30 दिन के अंदर कैसे करोगे। मेरे पास इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि सर हमें ये जो एलएलएम एग्जाम होना है इसके बारे में प्लीज बताइए कैसे प्रिपेयर करें। तो ये वीडियो जो मैं आपके लिए लाया हूँ ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है इस विषय में बात करने के लिए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तैयारी होगी कैसे, किस तरीके के प्रश्न इसमें आते हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पे हमें फोकस करना है, कितना टाइम हमें किस सब्जेक्ट पे देना है, क्या करना है, सारी बातें चलिए विस्तार से हम लोग डिस्कस करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे थोड़े से इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में ताकि हमें ये पता रहे कि भाई हमें डील किस चीज के साथ करना है। देखिए यहाँ पे भाई 10 जून तक अगर आपने आवेदन अभी तक नहीं किया है तो आप आवेदन पहली बात तो कर दीजिए एलएलएम के लिए, ठीक है। और अगर वो आपने कर लिया है तो आपका जो एग्जाम है वो भाई 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है। मतलब इसका ये है कि ये वीडियो जब कभी भी आए, जब कभी भी आप देखो, आपके पास 1 महीने का टाइम मोटा-मोटी रह गया है, ठीक है? 1 महीने का टाइम रह गया है और अब इस 1 महीने के टाइम में आप क्या-क्या प्रिपेयर करना हो, किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, वो समझ लो। यहाँ पे 100 देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएँगे सीधे-सीधे, मतलब जो टिक मार्क वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो सीधे-सीधे आएँगे। इसके अंदर आपको मिलेंगे 90 मिनट्स पूरे प्रश्न पत्र को पूरा करने के लिए, मतलब कि 1.5 घंटा टोटल होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन 1.5 घंटा, प्लेन एंड सिंपल। अब इसके अंदर एक बात जो मुझसे कई स्टूडेंट्स ने कही कमेंट सेक्शन में भी कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, कि सर लास्ट ईयर थी इस ईयर नहीं है। तो आप जाके सीधे ब्रोशर में देख सकते हैं, वहां पे पॉइंट नंबर 5 पॉइंट 1 पॉइंट 3 समथिंग कुछ है, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ईच जो क्वेश्चन होगा भाई वो 2 मार्क्स का होगा और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इस पेपर के अंदर। मतलब क्या है, मतलब इसका यह है कि पेपर के दौरान आप जय माता दी कर सकते हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको छोड़ के आना ही नहीं है। सिंपल एज दैट, बहुत ही इजी बना देता है ये पेपर को। बस जाओ सारे के सारे आंसर्स को लगा के चले जाओ। अब बात करते हैं इस चीज पे कि पढ़ना क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। तो भाई यहाँ पे आपको 7 सब्जेक्ट्स इन टोटल यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं कि जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं। जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फैमिली, लॉ ऑफ क्राइम के अंदर ये केवल आईपीसी है, सब्सटेंशियल लॉ नहीं आता है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, 4, वो है आपका सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये वाला सब्जेक्ट ऐसा है जिससे कि हर बार 10 से लेके 12 या 15 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो इसको तो आपको अच्छे से मतलब बढ़िया से करके जाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को तो कुछ भी नहीं छोड़ना। मैं भी आगे इसका टॉपिक डिस्कस करूंगा क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप इसको बढ़िया से करके जाते हो, फिर आपका इसके अंदर का जो पार्ट 1 है कॉन्ट्रैक्ट वाला, वो अगर आप बढ़िया से करके जाते हो आप आराम से कर लोगे। काम बस करना क्या है, आपको बेयर एक्ट के ऊपर और इलस्ट्रेशंस के ऊपर कायदे से ध्यान देना है, आपका आराम से यहाँ पे हो जाना चाहिए। उसके बाद जो सबसे अगला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका आईपीसी, लॉ ऑफ क्राइम का। ये सब्जेक्ट आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर भी पेयर एक्ट और इलस्ट्रेशंस आप अच्छे से कर लीजिए, केस लॉज अच्छे से कर लीजिए, बहुत आराम से आपका ये पेपर निकलेगा, कोई दिक्कत होनी ही नहीं वाली है। और इसके बाद के जो आपके सब्जेक्ट है उसके अंदर सबसे अगला इंपॉर्टेंट आता है फैमिली लॉ का। और इसके अंदर फैमिली लॉ में क्या होता है कि भाई देखो, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों आता है, इसमें भी कहीं समझ लो कि 10 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, 10-11 क्वेश्चंस यहाँ पे आ ही जाते हैं फैमिली लॉ से भी। और यहाँ पर भी आधा यहाँ पे रहेगा, 6 क्वेश्चन यहाँ पे कम से कम हिंदू लॉ का और 4 या 5 क्वेश्चन रहेगा मुस्लिम लॉ का। तो हिंदू मुस्लिम लॉ आपको मोटा मोटी जो चीजें जो टॉपिक्स मैं अभी बताऊंगा वो आपको कर लेने, आराम से आपका हो जाएगा। और जो बाकी के सब्जेक्ट्स है उसके अंदर आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ जो है आपका, उसको आपको ऐसे पढ़ना है कि जो बाकी सब्जेक्ट्स है, मान लो उसमें आपके नंबर थोड़े कम भी आ गए तो यही जो पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट्स है आपके नैया पार लाएंगे। बिकॉज आप ये समझ के समझिए कि ये जो आपका एग्जाम होता है इसके अंदर जितने स्टूडेंट्स होते हैं भाई, उन्होंने जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो अच्छे से पढ़ के रखे होते हैं। भाई देखो, जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट में अच्छे से पढ़ूंगा, मैं फैमिली अच्छे से पढ़ूंगा, मैं क्राइम अच्छे से पढ़ूंगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ूंगा। लेकिन जब ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि आप बात करते हो इंटरनेशनल लॉ की, जूरिस्प्रूडेंस की, ये सब इस तरीके के सब्जेक्ट हैं जो कि पढ़ने में भी कठिन होते हैं, जटिल भी होते हैं, समझ में भी नहीं आता यार कि कितना पढ़ना है, क्या करना है, फिलोसफी ज्यादा होती है, किसी में इतने सारे बैराक्स देखने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो वहीं पर ये जो चीज आपकी बन जाती है ना कि ये दोनों सब्जेक्ट के नंबर कितने आ रहे हैं, वो आपका बन जाता है कि कौन बंदा यहाँ पे जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर, कौन बंदा नहीं जाएगा, रैंक डिसाइडर बन जाता है ये आपका। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहली बात अपने जो बेसिक
यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, उनको अच्छे से करना है, और इसके जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंस पे टाइम देना है। और कंपेयर टू अदर एग्जाम्स, ये एग्जाम्स आपका काफी सिंपल, काफी आसान है, तो आराम से आपका हो भी सकता है, टेंशन पैनिक करने की जरूरत है ही नहीं। अब चलो बात करते हैं कि 30 दिन में होगा कैसे। भाई कैलेंडर के हिसाब से समझो, सीधी सीधी बात है। यहाँ पर अभी समझ लो आपके पास जून का पूरा महीना पड़ा हुआ है, 1 से लेके 10 के बीच में अगर इन्होंने दिया है ना, तो आपका इस हफ्ते में ही होगा, दूसरे वाले हफ्ते में, जुलाई का पहला हफ्ता जो आप मान लो उसको। तो उसके हिसाब से जब आपके पास टाइम रहता है तो आपको कोशिश ये करना है कि आपके जो पहले के ये वाले 3 हफ्ते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसके अंदर आप अपना कोशिश करो सिलेबस खत्म करने की, और उसके बाद ये जो बचा हुआ टाइम है इसके अंदर रिवीजन पे आप फोकस करो। कैसे करोगे, क्या करोगे, चलो एक एक करके ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप भाई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जब बात कर रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को मेरे हिसाब से आपको 5 दिन का टाइम देना चाहिए, 5 डेज का टाइम आपको दीजिए आराम से। और यहाँ पे जाके आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड भाई देखो खत्म करना है। क्या क्या टॉपिक्स हैं, प्रियम्बल, यूनियन, फंडामेंटल राइट्स के अंदर जितना फंडामेंटल राइट्स आपके हैं सारे आपको पढ़ के जाने हैं, उसमें कुछ आपको छोड़ना नहीं, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स। फिर डीपीएसपी सारे करने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, यूनियन जुडिशरी, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट जुडिशरी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो पूरा पोर्शन। और रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, सर्विसेज हो गया, इलेक्शंस हो गया, इमरजेंसी हो गया। ये सारे प्रोविजन जितने मैंने मेंशन करे हैं सारे के सारे आपको पढ़ के जाने हैं, बिकॉज इन सब में से यहाँ पे अब क्वेश्चन आएगा। बिकॉज ये समझ के चलो कि जो पार्ट 3 है ये भाई हर बंदे को आता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें से अब उतने क्वेश्चंस नहीं पूछ देंगे जितना बाकी क्वेश्चंस पूछ जाएंगे कि भाई इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या क्या पॉइंट पे क्या दिया है, या इलेक्शंस के अंदर ये बता दो कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या मतलब है, या फिर चलो मान लेते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी एक जजमेंट आया तो उसमें से उठा के उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन से पार्ट को हटाया गया है, कैसे वो किया गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत कठिन नहीं होने वाला है, आएगा उसी बैराक में से, आएगा उन्हीं केस लॉज में से। आपका काम बस ये है कि आपको भाई जाना है बैराक को अच्छे से पहली बात तो पढ़ो, और उससे जुड़े हुए जो केसेस, जैसे मान लो अगर आप पढ़ रहे हो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन, सिंपल सी बात है, तो भाई बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन के अंदर कौन कौन से केसेस आते हैं, आप सज्जन से शुरू करते हो, शक्ति प्रसाद आता है, उसके बाद आईसी गोलकनाथ आता है, फिर आपके बाद केशवानंद भारती आता है, फिर मिनर्वा मिल्स का आता है। तो ये सीरीज आपको भाई याद तो होनी चाहिए ना, बेसिक सी चीज है। अब भाई चलो आर्टिकल 15 अगर मान लो आप कर रहे हो, तो आर्टिकल 15 में क्या होगा, शुरुआत करोगे आप चटकम राजन से करोगे, फिर उसके आगे जाओगे तो आप इंदिरा साहनी तक पहुंचोगे, फिर उसके आगे जाओगे तो थोड़ा से 2-3 केस और टी देवदासर का मिल जाएगा, और बाकी केसेस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको हर टॉपिक के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट केसेस है उसका रेशियो याद कर लो यार, और साथ में बेसिक जैसे आपके बैराक्ट है वो याद कर लो, बिकॉज वहां पे वो लोग कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी थोड़ी सी टेस्ट करेंगे कि भाई बैराक के अंदर लिखी हुई जो लाइनें होती है ना, उसके अंदर से भी सवाल उठ के आएंगे कि हाँ भाई ये जो चीज पर्टिकुलर लिखी है इसका क्या एग्जैक्टली यही मतलब है, मतलब क्या, जैसे मान लो अगर आप बात करते हो इमरजेंसी प्रोविजन की, तो इतने दिन का ही क्या लगता है, या फिर मान लो एक आपका क्वेश्चन आ जाए कि जो पर्टिकुलर एक आपकी इमरजेंसी जब लगती है तो उसमें किस पर्टिकुलर बंदे का यहाँ पर ये जो आपका पैसा है रोका जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो वहां पे इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेयर एक्ट इटसेल्फ, कि आप बेयर एक्ट को आराम से पढ़ के समझ ले रहे हो कि हाँ भाई ये पॉइंट लिखे हैं, मुझे पॉइंट्स के हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं। और जो मेरे केसेस हैं जो कि मुझे बुक के अंदर मिलते हैं जनरल, आप केवल जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर सोचोगे ना कि अगर आपको कोई वहां पे मटेरियल मिल जाए, या फिर अगर आप कोई नॉर्मल बुक से प्रिपेयर कर, सिंगल से प्रिपेयर कर लो, ना हो तो आप यूनिवर्सल्स की बुक से प्रिपेयर करो, जो नॉर्मल एलएलएम वाली आती है उसी से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे उनको थोड़ा सा अलग से नोट्स वगैरह से कर लेना, ऑनलाइन जाके कहीं से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर करके जाना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे मान लो 5 दिन अगला दे रहे हो, तो इसमें एक चीज और आपको क्या करनी है कि आपको लैंडमार्क केसेस करना है, थोड़ा सा पढ़ के जाना है, बिकॉज इसमें भी यहाँ पे क्वेश्चन 2-3-4 आ सकते हैं, ठीक है, 2-3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लैंडमार्क केसेस को पढ़ने के लिए एक जो सबसे बढ़िया सोर्स है जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ वो है भाई एससी ऑब्जर्वर की एक वेबसाइट आपकी आती है, वो भाई आप जाके पढ़ लीजिए, देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार वेबसाइट है। आपको उससे अच्छी वेबसाइट तो मिल ही नहीं सकती फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लैंडमार्क केसेस पढ़ने की। जो रिसेंट में अभी जो आपके आ रहे हैं ना डेवलपमेंट्स हो रहा है, दिल्ली वाला केस आया, अभी सेम सेक्स वाले पे भी मान लो जजमेंट अभी आ जाए, सारी की सारी चीजें एससी ऑब्जर्वर पे जाकर आपको मिल जाएंगी, बस खोल के इसको पढ़ लीजिए और कुछ नहीं आपको करना है, बहुत बढ़िया आपका हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं भाई अगले सब्जेक्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्या, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भाई देखो आसान सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन को आपने 5 दिन दिया,
दैट इज वन थिंग। पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को 2 से 3 दिन में कोशिश करो भाई खत्म करने की। तो टोटल आपका 8 दिन हो गया, ठीक है, हमारे 8 डेज टोटल हुए। इसमें आपको 2 से 3 दिन में कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है। और इसमें भी क्या क्या पढ़ना है, पहले तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, डेफिनेशन क्लॉज जो पूरा पोर्शन है वो अपना कर लो। फिर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 वगैरह वो, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट जो आपका कंसेप्ट है, कंसिडरेशन एक्सेप्शंस वगैरह वो। फिर कैपेसिटी वाला जो पूरा पोर्शन आपका आता है, कौन कर सकता है, माइनस, डिस्क्वालीफाइड, ये वो दुनिया भर का पूरा। फिर एग्रीमेंट किस टाइप के क्या होता है, कंटिजेंट क्या, वो सब कुछ होता है। फिर कंसेंट आपका पूरा, फ्रॉड क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है। फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थोड़ा देख लीजिए। फिर मोड्स ऑफ डिस्चार्ज। अब ये जो आपका पूरा पोर्शन है ये थोड़ा आपका अलग तरीके का है, ठीक है। और इसमें भी आपका समझ लीजिए जो नॉर्मल आपका 1 से लेकर 76 वाला है वो तो आपको अच्छे से करके जाना है। लेकिन आपको जैसे बेलमेंट हो गया, प्लेज हो गया, या फिर ये वाले जो पोर्शन है जो कि आपको इसमें बाद में आते हैं, या फिर इसमें आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जब आप बात करते हो, या फिर परफॉर्मेंस ऑफ स्पोकन प्रॉमिस की बात करते हो, रेलेवेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्चार्ज की बात करते हो, तो ये सारे जितने हैं आपके, इन टॉपिक्स को भी आपको ऊपर ऊपर से करके जाना है। बिकॉज जरूरी ये नहीं है कि आप पहली बार तो 1 से लेकर 70 से अच्छे से करो। उसके अंदर मेन चीज आपको क्या देखनी है कि भाई इलस्ट्रेशंस जो मेरे हैं वो मैं अच्छे से पढ़ के जा रहा हूँ। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारा खेल इलस्ट्रेशंस का और दूसरी चीज केस लॉज का होता है। इलस्ट्रेशंस एंड केस लॉज आपके बढ़िया से प्रिपेयर होने चाहिए, इस बात का अच्छे से ध्यान रखिए। चाहे आप बात करते हो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की, चाहे आप बात करते हो किसी की भी, जो बेसिक बेसिक केसेस होते हैं, जैसे मान लो बालपर से बालपर हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसा केस हो गया जिसमें कि फैक्ट्स और क्या प्रिंसिपल दिया वो आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए कि भाई 18 साल से कम है किस केस में दिया है। मूवी धर्म केस में वो आया था, ये पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक चीज है। तो आपको बेसिकली जाना है इलस्ट्रेशंस, केस लॉज और बेयर एक्ट की अच्छे से पकड़, और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, बाकी सारी चीजें अच्छे से आपको करके जानी है। आप कोई भी आराम से जुडिशरी का कोई भी है तो बुक आपको मिल जाए, उससे आप रेफर कर लो। कोई अगर मटेरियल आपको मिल जाए, नहीं मिलता है तो फिर आप यूनिवर्सल्स की या सिंगल्स की जो आपकी एलएलएम की गाइड आती है वहां से आप आराम से पढ़ सकते हो। जो उसमें ना दिया हो वो आप नेट से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही कोई कठिन पेपर ये आपका नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला सब्जेक्ट भाई हमें देखना है वो है आपका फैमिली लॉ। अब फैमिली लॉ के अंदर आपके दो पोर्शन है, एक है हिंदू लॉ का, एक है मुस्लिम लॉ का। तो इसको करने में थोड़ा सा ना भाई अपना टाइम लगेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन क्या है, सब्जेक्ट आसान है, कठिन नहीं है, तो आप इसको 3 से लेके 4 दिन में आराम से कर सकते हैं। पहले हमारे उधर गए 8 दिन, यहाँ पे 4 दिन, तो ये आपका 12 हो गया। 12 डेज में आपका समझ लीजिए आधा सिलेबस अभी मैंने आपका करा दिया है। और इसमें भी आपको करना कुछ नहीं है, आपके 4 मेन बेयर एक्ट है। सबसे पहले आपकी हिंदू मैरिज एक्ट, एसेंशियल्स ऑफ मैरिज, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, कस्टम्स जो वैलिड मैरिज के होते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट सेक्शन 9 और ग्राउंड फॉर डिवोर्स वगैरह वो अपना देख लीजिए। फिर मैरिजेस जो टाइप्स होते हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वो देख लो। मेंटेनेंस का क्या रहता है कि भाई पेंडेंटल राइट क्या है, परमानेंट मेंटेनेंस क्या होती है, प्रोपर्टी क्या होती है, डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, रेमेडीज क्या होती है, वो सारा देख लो। तो आपका हिंदू मैरिज एक्ट का एक पोर्शन हटेगा, मेंटेनेंस का थोड़ा सा आपको 125 वो सबका थोड़ा सा जाएगा। फिर आपका हिंदू सक्सेशन है भाई आपका सीधा सीधा आता है, इसके अंदर भी जो जो टॉपिक्स मैंने मेंशन किए उनको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका सिंपल है, बेयर एक्ट की नॉलेज और सीधा सीधा केस लॉज जो आपके मेन है वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज फैमिली लॉ में बहुत भी कठिन चीज यहाँ पे नहीं होती है। फिर इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन में अपना चलेगा, वो अपना देखिए हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर क्या है, इंटरस्टेट सक्सेशन, टेस्टामेंट्री सक्सेशन, अमेंडमेंट जो भी आए हैं सक्सेशन एक्ट के वो। फिर गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटीज एक्ट में अगर आप चले जाओ तो टाइप्स ऑफ गार्जियन, उसकी पावर, उसकी ड्यूटीज, बाकी सारी चीजें वो अपना हो गया। फिर इसके अंदर अडॉप्शन वाला जो आपका एक्ट है वो मैंने मेंशन इसलिए नहीं करा है कि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी एक नजर भी मान लोगे ना तो भी आपका काम यहाँ पे आराम से चल जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें से क्वेश्चन लेने का चांस रहता नहीं है। लेकिन भाई अपनी तरफ से हम लोग ना कहते हैं कि हाँ भाई करके जाएंगे। तो आपको फैमिली लॉ में वो चारों बैराक पूरी पूरी करके जानी, गिफ्ट्स और विल्स वाला भी थोड़ा सा देख के चली जाएगा, इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग बात करें अगर मुस्लिम लॉ के अंदर, तो मुस्लिम लॉ के अंदर बहुत ही सिंपल पढ़ाई है, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ शरीयत लॉ के अंदर, फिर जो आपके स्कूल से शिया सुन्नी स्कूल्स का, फिर आपका कंसेप्ट ऑफ मैरिज, इसके अंदर डेफिनेशन, नेचर, एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो होती है मैरिज के लिए मुस्लिम उस पे वो। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज, इसमें ये सही फासिद बातिल और मुता मैरिज, उसके इफेक्ट्स और बाकी सारी चीजें, शिया में क्या रहता है, सुन्नी में क्या रहता है, थोड़ा सा वो देख के जाइए। फिर सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास, इसके अंदर अलग अलग जो आपके स्टाइल्स रहते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे में दिया रहता है, लेकिन आप भाई सारा करके जाना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए भी सिंपल है, किसी भी आप जैसे मैंने कहा बैराक्ट से इसमें कोई खेल है नहीं, आपको सीधे जो बुक है वो उठानी, उससे अपना पढ़ना है, कोई मटेरियल मिल जाए वो मिल जाए उससे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, विल, इनहेरिटेंस, डिस्टिंक्शन, डेथ बेल, सक्सेशन, सिया सुन्नी में किस तरीके से वर्क करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी,
इंडियन सक्सेशन एक्ट 1926 वाला जो है उसके अंदर कैसे रहती है, वो सारा करके जाइए, आराम से आपका हो जाएगा। 3 से 4 दिन में इसको खत्म करने की कोशिश करिए, ठीक है। आपके यहाँ पे मैंने 12 दिन का बता दिया। अब इसके बाद आपका अगला जो सब्जेक्ट रहता है वो है आपका आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। काफी अच्छा, काफी प्यारा, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके लिए भी मेरे हिसाब से 3 से 4 दिन मोर देन इनफ रहेंगे। 4 मान के चलते हैं तो आपके टोटल 16 दिन यहाँ पे हो गए, ठीक है। आधा मैंने निकलवा दिया है आपका थोड़ा सा टाइम, बट आराम से आप पढ़ाई कर रहे हो। और अब इसको करने के लिए सिंपल है कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम, फिर क्रिमिनल लायबिलिटी एक्ट सीएस वगैरह, जनरल डिफेंसेस पे आप अपना आगे, इसके ऊपर अच्छे से आपको देख के जाना है कि क्या क्या डिफेंसेस रहते हैं। आप जब डिफेंसेस आप देख रहे हो, कोई भी जैसे क्राइम देख रहे हो, उसके डिफिनेशन कुछ भी देख रहे हो, उसमें क्या रहता है ना कि आपको एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो यार अच्छे से पता होना चाहिए। वो उस पे क्वेश्चन उठ के बहुत आता है कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स का क्या था, उसका क्या था, एक पॉइंट गायब कर दिया, उसका बता दो। दूसरी चीज इसमें फिर क्या आती है, इलस्ट्रेशंस क्या आती है। इलस्ट्रेशंस आपके आईपीसी के अंदर बहुत तगड़े तरीके से, और केस लॉज आपके बहुत तगड़े तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए, बिकॉज विदाउट दैट आपका काम यहाँ पे नहीं चलने वाला आईपीसी के अंदर। तो आपने जो बेसिक कॉलेज में पढ़ाई करी है ना, बस आप उतना ही जाके बस रिवाइज कर लेना है, आराम से आपका आईपीसी यहाँ पे निकल जाएगा। इसके अलावा बात करें इनक्वायर्ड क्राइम्स, आपका अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट, उसके बाद आपका स्पेसिफिक ऑफेंसेस जो आपका कल्पबल होमिसाइड, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, अबेटमेंट, सुसाइड, नेग्लिजेंट एक्ट, रैश कॉजिंग डेथ, ये सब कुछ, डाउरी डेथ, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अनलॉफुल असेंबली, पनिशमेंट्स, उसके टाइप, डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉडी पनिशमेंट, वो सब चीजें। और क्राइम अगेंस्ट वुमेन का थोड़ा सा अलग से आप देख लीजिए, बिकॉज इसके ऊपर अमेंडमेंट वगैरह थोड़ा सा आया था जस्टिस वर्मा कमेटी में, थोड़ा सा उसको देख लेना कि जो जो अमेंडमेंट्स आए थे, क्या क्या आए थे, क्या क्या नया आया, वो थोड़ा सा देख के जाइएगा, थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आईपीसी के अंदर जो जो टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप उनको पढ़ के जाएं, इसके पहले वाले भी वो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस की। तो जूरिस्प्रूडेंस भाई देखिए वो सब्जेक्ट है जो कि आपका रैंक डिसाइडर बनेगा, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा। करना इसमें क्या है कि आपको इसमें बेसिक से बस जाके अपना चाहिए, कम से कम 3 दिन इसमें बस लीजिए, ज्यादा मत लीजिए। 16 से लेकर 19 दिन आपके हो गए। 19 दिन में अपना चाहिए यहाँ पे, इसको अंदर जो आपका बेसिक है डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इसके अंदर आप खास करके जो डेफिनेशन वगैरह होती है जूरिस्प्रूडेंस की, लॉ की, बाकी चीजों की, किसने क्या बोला कैसे, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर स्कूल्स और जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जब आप जा रहे हो तो मेन क्या क्या बातें किस स्कूल में बोली गई है, वो किसने क्या बोला वो इंपॉर्टेंट है। मेन मेन प्रोपोनेंट्स कौन है, एनालिटिकल स्कूल का कौन है, ऑस्टिन है, बेंथम है। वैसे ही बाकी जितने स्कूल से उनके मेन प्रोपोनेंट्स, उन्होंने क्या बोला, उसने क्रिटिसाइज करा, वो सारी बातें, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, क्या कंट्रीब्यूशन रहा, वो थोड़ा देख लीजिए। फिर लीगल राइट्स, उसके नेचर, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये देखना इंपॉर्टेंट है। लॉ एंड मोरालिटी, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो आपकी फुलर हार्ट, डेवलिन हार्ट डिबेट्स वगैरह वो सब चीजें हैं, उनको प्लीज देख लीजिएगा। इसके अंदर भी अगर हॉफेल्ड की थ्योरी है आपकी, उसको थोड़ा सा अच्छे से एक कर लीजिए हॉफेल्ड की थ्योरी, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन कई बार इन लोगों की आदत है देने की, तो आपको अच्छे से करके जाना है। फिर लीगल ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज, जैसा मैंने कहा अभी वो। फिर कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप एंड पोजेशन, ये 3 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इनको देख के जाना है। इनकी डेफिनेशंस वगैरह, क्या एप्लीकेशन है, कैसे वर्क करते हैं, वो पूरा। फिर रूल ऑफ लॉ, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस थोड़ा सा देख लीजिए। लीगल पर्सनैलिटी का, इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन, जो अदर एंटिटीज वगैरह वाला पूरा पोर्शन है आपका, थोड़ा उसको देख के जाइएगा। और मोरालिटी और उसकी तो मैं बात, उसको पॉइंट रिपीट होगा, पर उसकी बात में करी जाऊंगा क्या करना है। तो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर अगर आप इतना पोर्शन कर लेते हो तो आपका मोटा मोटा जो सारा काम है वो हो जाएगा। इसके लिए भी जुडिशरी का कोई मटेरियल मिले, आराम से जाके पढ़ाई करिए, 3 दिन में आराम से आपका खत्म हो जाएगा, तो बहुत भारी इसमें वो नहीं है। और मेन उसके बाद आपका अगला जो सब्जेक्ट आता है वो है आपका इंटरनेशनल लॉ का। अब भाई देखिए इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट के साथ दिक्कत क्या है कि ये काफी लंबा सब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे आपके 19 दिन हो गए। इस सब्जेक्ट को भी कोशिश करिए कि आप 3 से लेकर 4 दिन में खत्म करिए, तो मतलब आपके 23 डेज टोटल हो गए, ठीक है। एक महीने में 23 डेज मैंने आपको करवा दी कि भाई आपका हो गया। अब यहाँ पे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसमें कि ट्रीटीज, कस्टम्स, बाकी चीजें, स्टेट रिकग्निशन, एक्सट्रेडिशन, असाइलम, स्टेट सक्सेशन, ये आपके जो 3-4 टॉपिक्स हैं, और ये जो आपके हैं, ये आपको हर जगह आराम से मिल जाएंगे। इसमें कोई बहुत कठिन भी नहीं है पढ़ना इनको, कैसे वर्क करता है, क्या करता है, बहुत ही ईजी है। लॉ ऑफ सीज एक अपना अलग ही सब्सटेंस लेके आता है कि उसके अंदर पूरा पढ़ना पड़ता है। कॉन्टिग्यूअस वाटर्स क्या है, टेरिटोरियल वाटर्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने में आराम से टाइम लगाइएगा। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला जो पोर्शन है, मीडिएशन और सेटलमेंट, जो यूएन के अंदर पूरा दिया है, यूएन का जो पूरा चार्टर है, आईसीजे जो पूरा है, उसके चार्टर्स के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से जाके ना पढ़िएगा
कि किस सेक्शन में क्या दिया है, कौन से साल में वो चीज आई थी, कौन सा प्रोटोकॉल में बोला गया था, वो सब देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको अच्छे से देखिएगा। फिर आपका कोर्सेज सेटलमेंट्स के जो मेथड्स है वो देख लीजिए। फिर प्रोहिबिशन एंड नॉन इंटरवेंशन का जो आपका पूरा है, केलॉग्स बैंड हो गया, यूएन चार्टर्स जो कैटेगरी ऑफ फोर्सेस डिफाइन करता है, राइट टू सेल्फ डिफेंस होता है, कलेक्टिव डिफेंस, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, वो सब कैसे वर्क करता है, क्या क्या कंसेप्ट है उनका, यूएन चार्टर से क्या रिलेशन है, वो थोड़ा सा देख लीजिए। और लास्ट में आपका लॉ ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, वो प्लीज देख लीजिए कि कैसे फॉर्म होती हैं, क्या उसका वैलिडेशन है, टर्मिनेशन है, कितने टाइप्स की होती है, बाकी चीजें वो थोड़ा सा देख के जाएंगे, आराम से आपका इंटरनेशनल लॉ यहाँ पे भी आराम से निकल जाएगा। बस आपको जाना है, जुडिशरी का कोई भी मटेरियल मिले, कहीं से भी मिले, बस उसको पढ़ के खत्म करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर आप बेसिकली समझ लीजिए 2 पोर्शन में डिवाइडेड रहेगा। एक आपका जो पोर्शन रहेगा वो आपका रहेगा इस पूरे का सोर्सेज, स्टेट रेगुलेशन, ये सब कुछ का, और यूएन वाला और ये वाला जो पूरा है वो दूसरा पोर्शन रहेगा, तो उसको अलग अलग मान के चलिएगा कि हाँ इससे से थोड़े क्वेश्चन इसमें से आएंगे। लास्ट आपको जो सब्जेक्ट है वो है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये आपका सबसे आसान सब्जेक्ट है, इसमें भाई देखो ज्यादा भसड़ है नहीं, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि आप आराम से पढ़ भी सकते हो, और जो कि इसका कोरिलेशन बाकी सब्जेक्ट के साथ रहता है, तो इसको पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो इसको मैक्स टू मैक्स आपको 2 दिन देने, तो आपको टोटल 25 दिन में पूरी तैयारी खत्म हो जानी है। इसके अंदर एवोल्यूशन ऑफ टॉर्ट्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ वो, डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, आपकी जो मैक्सिम्स है ये थोड़े से आपके इंपॉर्टेंट है, मैक्सिम्स को अच्छे से प्लीज करके जाइएगा, इनको अच्छे से, इनके अंदर जो केसेस है वो अच्छे से करके जाइएगा। फिर जनरल डिफेंसेस जो रहते हैं वो देख लीजिए, लाइबिलिटी, नेग्लिजेंस, रेमेडीज जो आपकी रहती है, इमोशनल डैमेज वगैरह के कंसेप्ट वो देख लीजिए। फिर टॉर्ट्स अगेंस्ट पर्सन, असॉल्ट, बैटरी, मेहम, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, टॉर्ट ऑफ रेपुटेशन, लाइबल, स्लैंडर वाला डेफिनेशन और पूरा वो। फिर फ्रीडम का मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, मेलिशियस एक्शन और ये अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस थोड़ा सा बोल दीजिए। थोड़ा सा मैं इसमें ये कोशिश इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा सा बढ़ा के, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे जो कि एम्बिट बढ़ सकता है टॉर्ट का, इसलिए मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। और इसके अलावा डोमेस्टिक एंड राइट्स और टॉर्ट्स जो आपके अगेंस्ट प्रॉपर्टी होते हैं, उनको थोड़ा सा देख के जाइए, आराम से आपका काम हो जाना चाहिए। और ये जो मैंने आपको 25 दिन के लिए बोला है ना, इन सब्जेक्ट को इतना इतना टाइम देने का, उसके हिसाब से जाइए, जो जो मैंने आपको टॉपिक सजेस्ट करे वो उनको पढ़ने की पूरी कोशिश करिए। इसके बाद जो आपके बचे हुए 4-5 दिन है, बिकॉज मुझे लगता है कि वीडियो भी मैं थोड़ा सा जल्दी ही डाल रहा हूँ, तो आपको अगर ये आप सही टाइम पे देख रहे हो, तो 25 दिन में के बाद 5 दिन बचे, चाहे 10 दिन बचे, आपको यहाँ पे एमसीक्यूज दबा के लगाने हैं। एमसीक्यूज जितना लगाओगे उतना आपकी बढ़िया प्रैक्टिस होगी, मेरी बात मान के चलो यार। आखिरी के जो आपके 5-10 दिन है उसमें केवल बैठ के एमसीक्यूज लगाओ, बिकॉज एमसीक्यूज से क्या होता है ना, आपकी रिवीजन एक तरीके से हो जाती है जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है। बल्कि कोशिश आपको ये करनी है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आपने दिन में आपने कोशिश, पहली बात तो ये करो 8 घंटे पढ़ाई करो, मिनिमम 8 घंटे पढ़ाई तो भाई देखो आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है। और उन 8 घंटे में सुबह गए, सुबह 3 घंटा पढ़ा, फिर आपने कोशिश किया दिन में 3 घंटा पढ़ा, 6 घंटा हो गया, और फिर रात में जब 2 घंटा बैठो तो केवल एमसीक्यूज लगाओ, कुछ मत करो, रात रात एमसीक्यूज लगाओ, कुछ मत करो, आपका काम आराम से वहां पे हो जाना चाहिए। और आखिरी के दिनों में भी एमसीक्यूज लगाओ, रिवीजन पे टाइम दो, आराम से पेपर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से पास हो जाएगा यार। जय माता दी करके आनी है। अगर मान लो आपको कोई डाउट लग रहा है कि हाँ यार ये क्वेश्चन का आंसर क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं, जाइए बस टिक मार के आ जाइए। नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे इन्होंने प्रोविजन साफ साफ लिखा है, नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है इस पेपर के रिगार्डिंग, मान लो आपको कोई मुझसे बात पूछनी है कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे डाउट है, मैं आपको डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, बस इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी आप एलएलएम का इस बार पेपर दे रहे हो, बिकॉज यहाँ पे सीयूईटी का एग्जाम आप दोगे, सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम आपके सामने आता है, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, बढ़िया से आपका एलएलएम हो जाता है, फीस भी काफी कम है, तो आप यहाँ पे कोशिश जरूर करना बढ़िया से एग्जाम देने की। दैट इज माई एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस।